अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए नामजदगियों का अमल शुरू, तमाम इंतजामात मुकम्मल। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोट डालने के लिए शहरी का नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी, इलेक्शन कोड की खिलाफवर्जी पर होगी कार्रवाई। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का बयान। मजलिस पार्टी MP उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी की हल्के असेंबली कारवान में इंतखाबी मुहिम। गोलकुंडा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर की आवाम से मुलाकात। 13 मई को पतंग के निशान को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील। किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद हल्के समेत तेलंगाना में किए गए तरक्याती इकदाम पर पेश किया रिपोर्ट कार्ड। पिंगली वेंकटराम रेड्डी हॉल में मुनक्किदा तकरीब से किया खिताब। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर दारुल शिफा से उस्मानिया हॉस्पिटल तक मुनक्किद किया गया हेरिटेज वॉक। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोस ने दीगर उहदेदारों के साथ की शिरकत। BRS सरबराह KCR ने इलेक्शन कमीशन की नोटिस का दिया जवाब। वजाहत के लिए मांगा मजीद 1 हफ्ते का वक्त। और अब खबरों की तफसील। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना और आंध्रा के बशमूल दीगर रियासतों में लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में एलामिया जारी कर दिया है। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि एलामिया की इजराई के साथ ही नामजदगियों का अमल शुरू हो गया है, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तेलंगाना में 17 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज 3 बजे तक 48 नॉमिनेशन फाइल हुए, उसमें 42 कैंडिडेट्स हैं। मतलब कुछ लोगों ने दूसरा तीसरा नॉमिनेशन पेपर भी डाला है। नॉमिनेशन पीसफुली चले, इसके लिए सारी अरेंजमेंट्स की गई हैं। सिक्योरिटी प्रॉपर, कोई अगर आ रहा है तो एक रास्ते से आए, दूसरे रास्ते से जाए, ताकि एक आने वाले और जाने वाले का आपस में क्लैश या आमना सामना ना हो, इस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। RO के चैम्बर में प्रॉपर स्क्रूटनी के लिए स्टाफ को रखा गया है। घड़ी रखा गया है सो दैट किसी में ये डाउट ना रहे कि कौन सी घड़ी के हिसाब से 3 बजे। उनके चैम्बर में जो घड़ी है, बड़ी सी एक घड़ी लगी रहेगी, उसी घड़ी के हिसाब से 3 बजे के समय लिया जाएगा। ऑफ कोर्स कैंडिडेट्स को हम लोगों ने हिदायत दी है कि नॉमिनेशन फॉर्म को अच्छी तरीके से भरें। उसी तरीके से एफिडेविट को भी अच्छी तरीके से भरें, किसी भी कॉलम को खाली ना छोड़ें। एफिडेविट में हर पेज पे खुद भी साइन करें और अपने नोटरी का भी सिग्नेचर लें। फ़ोटोग्राफ, जैसा कि आयोग ने स्पेसिफिकेशंस दिया है, उसके हिसाब से स्टैम्प साइज़ 2 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर का फ़ोटोग्राफ दिया जाए। उसमें कोई यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, कोई कैप नहीं होना चाहिए। कलर दे सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी दे सकते हैं। इस तरह के फ़ोटोग्राफ देने से सबका एक तरीके का आएगा। लास्ट टाइम हम लोगों को कुछ जगह में ये प्रॉब्लम आई थी, कुछ लोगों ने पुराने फ़ोटोग्राफ्स दे दिए थे, या फिर दूर से फ़ोटोग्राफ दिया गया था जिसमें चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क भी बनाया है RO ऑफिस के बाहर, तो किसी कैंडिडेट को हेल्प चाहिए तो वो हेल्प डेस्क को भी यूज़ कर सकता है। इसके अलावा बाकी अरेंजमेंट्स EVM की हैं, या पोलिंग स्टेशन की हैं, या फिर स्टाफ की हैं, ये सारे अरेंजमेंट्स चल रहे हैं। तो हम लोग रेडी हैं। और 25 तारीख लास्ट डे है नॉमिनेशन का। 26 तारीख स्क्रूटनी होगी और 29 तारीख तक विड्रॉल किया जा सकता है। 29 के बाद उसी दिन शाम को फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वैलिडली नॉमिनेटेड
तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि वोट डालने के लिए शहरी का नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। अगर किसी वजह से वोटर कार्ड किसी का गुम हो गया है तो सरकार के जरिए दिए गए दीगर शनाख्ती कार्ड का साथ रखना लाजमी होगा। इसके अलावा मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि इलेक्शन कोड की खिलाफ वर्जी पर या ऐसी शिकायत मौसूल होने पर जरूर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई की जा रही है। वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग बार बार ये चीज़ बोलते रहे हैं कि आप अभी ही चेक कर लीजिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। आपका नाम जिस पोलिंग स्टेशन में होगा आप उसी पोलिंग स्टेशन में जा सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपका एपिक कार्ड गुम हो गया है, आपके पास एपिक कार्ड नहीं है, तो आप आयोग द्वारा दिए गए 12 और जो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं उसमें से किसी एक कार्ड को लेके जा सकते हैं। लेकिन आपका नाम वहाँ पर इलेक्टोरल रोल में होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में बताया था, पिछले 2 साल में 2022 से अभी तक हम लोगों ने बहुत कार्रवाई की है। इसमें इंक्लूजन्स है, डिलीशंस है, मॉडिफिकेशंस है। हैदराबाद में भी उस पर बहुत काम किया गया है। हर स्टेज में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हर वीक मीटिंग किया है। उनको लिस्ट ऑफ इंक्लूजन्स, लिस्ट ऑफ डिलीशंस, लिस्ट ऑफ मॉडिफिकेशंस दिया है। उनके तरफ से जो कंप्लेंट्स आए थे उन पे डिटेल में जांच की गई है। उसके बेसिस पे भी कई डिलीशंस हुए हैं। तो आज के डेट में हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो इलेक्टोरल रोल बहुत ही अच्छा है और इसमें कोई गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं है ऑन दैट। और उसके हिसाब से बहुत ही मिनिमल नंबर उसमें मिला है। ज़्यादातर वोटर एक्चुअली पाए गए हैं वहाँ पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास हम लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत इसमें काम किया है और काफ़ी डिलीशंस भी हुए हैं। असेंबली इलेक्शन के बाद भी 2 लाख के करीब डिलीशंस हुए हैं, एडिशंस भी हुए हैं, मॉडिफिकेशंस भी हुए हैं। काफ़ी शिफ्टेड लोग जो शिफ्ट हो गए थे उनकी डिलीशंस भी हुई हैं। तो आज के डेट में जो हमारा इलेक्टोरल रोल है वो बिल्कुल साफ़ है। इसमें हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। ईसीआई की तरफ से बताए गए हैं, उसके बावजूद भी कल हैदराबाद पार्लियामेंट्री कैंडिडेट ने जो है उसका उल्लंघन किया है और बीजेपी के एक एमएलए ने भी उसके जो है हेट स्पीचेस दिए हैं। आवाम का काफ़ी कहना है। इसके ऊपर आपके तरफ से क्या हिदायत जारी की जाएगी किसी को, या आप सुमोटो एक्शन लेंगे, या क्या करेंगे सर? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके बावजूद कंप्लेंट्स आ रही हैं। हम हर कंप्लेंट पे बहुत ही सीरियसली इंक्वायरी कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं और ये करते रहेंगे। पुलिस को भी, हमारे टीम्स को भी हिदायत दी गई है कि इस तरह की चीज़ को जहां भी पाया जाए उसमें इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। तो ये जारी रहेगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हल्के असेंबली कारवान के गोलकुंडा डिवीजन के बंजारी दरवाजा, शिया गली, शाहजहां नगर, आर्मी बैरकस, देवदासपुरा, रिसाला बाजार लेन, कटोरा हाउस, रेती गली, मोहल्लागंज, ओवैसी ग्राउंड और आसपास के इलाकों में पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करते हुए 13 मई को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पतंग के निशान को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब किया। इस दौरे में कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन, मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। 13 मई को मंदिर तोड़ देकर कामयाब करिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में कामयाब करिए, अपनी आवाज को पार्लियामेंट में जाए। खाना सुना ले, बैठो बैठो, दुआ करिए। आपसे बस अपील करने आए, 13 मई को मंदिर तोड़ दीजिए, बदल का निशान है। करने आए, 13 मई को मजलिस कोड देकर कामयाब करिए, पतंग का निशान है। मालका ने जरूर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ख्याल रखिए सर, सुबह को वोट डालना, आपको वोट डालिए पतंग का निशान। मजलिस कोड दीजिए।
बीजेपी की हैदराबाद एमपी उम्मीदवार माधवी लता के वायरल वीडियो पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और के लिए प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस ज़रूरी है। और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये आप लोगों का बायसनेस है। ये कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद को अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं और अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में तो तेलंगाना में है। क्यों है? अमन है यहाँ पर। और बीजेपी आरएसएस इस तरह के वल्गर, एग्रेसिव, प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए नहीं होगा फायदा उनको। तेलंगाना हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है, ये वल्गर और प्रोवोकेटिव एग्रेसिव एक्शन को। कल तक आप मेरे को गाली देते थे, अब तो गाली के साथ साथ अब तो ये भी कर रहे हैं आप। तो क्या है आपका, क्या मैसेज है ये? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है? कि यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद में? अफसोस होता है मुझे। चुनाव अपनी जगह पर है, मगर चुनाव से बड़ी चीज हैदराबाद और तेलंगाना का अमन है, पीस है, यहाँ की ब्रदरहुड है, यहाँ की फ्रेटर्निटी है, जो आप लोग खराब करना चाहते हैं उसको। मुझे यकीन है कि 13 मई के दिन तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम तेलंगाना के पीस के दुश्मन के खिलाफ वोट देंगे जो बीजेपी आरएसएस है। सर, कल तमिलनाडु में इलेक्शन है तो आप क्या करना चाहेंगे? मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने आज जुमेरात को हैदराबाद के लोअर टैंगबंड इलाके में वाक़े पिंगली वेंकटराम रेड्डी हॉल में मुनक्किदा तकरीब के दौरान सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के साथ साथ जुड़वा शहरों के अलावा तेलंगाना भर में मरकज की मोदी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए तरक्याती इक़दामात और प्रोग्रामों की तफसील पर मुबनी रिपोर्ट कार्ड पेश किया। లాస్ట్ 9 ఇయర్స్ అంటే 67 ఇయర్స్ మోడీ గారు కాకముందు తెలంగాణ జాతీయ రహదారులకు సంబంధించి 2500 కిలోమీటర్లు ఉండేది. ఈ యొక్క 9 ఇయర్స్లోని అంటే 9 ఇయర్స్ కాదు 9 ఇయర్స్లోనే మరి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము కొత్తగా 2500 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారుల రోడ్డు వేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా గతంలో వేసినటువంటి జాతీయ రహదారులకు ఇప్పుడు వేసినటువంటి జాతీయ రహదారులకు చాలా క్వాలిటీతో కూడినటువంటి పటిష్టమైనటువంటి రోడ్డు వేయడము, పాత రోడ్డు గతంలో వేసినటువంటి రోడ్డు అన్ని కూడా రిపేరింగ్ చేయడము, రీకార్పెట్ చేయడము, పునర్నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. అది జాతీయ రహదారులకు సంబంధించి అది ఆల్మోస్ట్ 1 లక్ష కోట్ల పైన 1,80,000 కోట్ల రూపాయలు మరి దీని ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 2,500 పూర్తి చేసి డెడికేట్ చేశాం తెలంగాణలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి 33 జిల్లాలలో చాలా వేగవంతంగా 32 జిల్లాలకు 32 డిస్ట్రిక్ట్స్ నెట్వర్క్స్ మరి మీకు అందరికీ తెలుసు. యూపీఐలో ఏడాదికి మన తెలంగాణలో 17 కిలోమీటర్స్ మరి ఈ యొక్క న్యూ లైన్స్ లేయింగ్ ఉండేది. ఇప్పుడు యావరేజ్గా లాస్ట్ 6 ఇయర్స్ 3 సంవత్సరాలు తీసేసినప్పుడు కూడా లాస్ట్ 6 ఇయర్స్ చూస్తే పర్ ఇయర్ 55 కిలోమీటర్స్ పర్ యానం మేము ఆ యొక్క డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా అనేక రకాల ప్రాజెక్టులు ముందుకు తీసుకెళ్ళాము. మరి ఇప్పటికే రైల్వే ట్రాక్ పెంచడం జరిగింది. चंद्रायनगुट्टा रुकने असेंबली व मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने फर्जंद नूरुद्दीन ओवैसी के साथ मजलिस पार्टी एमपी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायीद में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने बारकस डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और 13 मई को पोलिंग के दिन पतंग के निशान को वोट देकर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, एरिया सुदूर, प्राइमरी यूनिट मेंबरान व सरगर्म कारकुनान के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी।
वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर आज जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने जीएचएमसी के अहदेदारों के साथ दारुल शिफा से उस्मानिया हॉस्पिटल तक हेरिटेज वॉक में शिरकत की, जिसमें हैदराबाद के सकाफती और तामीराती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर किया गया। ये वॉक शहर के तारीखी असासों को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखने के अज़्म की निशानदेही करता है। हल्के असेंबली याकुतपुरा से मजलिसी एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने आज जुमेरात को एमपी उम्मीदवार व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के हक में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने रहीम फंक्शन हॉल, मस्कती प्लेग्राउंड, श्रीनगर, सालार नगर, मुमताज़ कॉलोनी, मंसूर मस्जिद के आसपास के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। इस मौके पर मजलिस पार्टी यूथ आइकॉन व हल्का इंचार्ज यासर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, एरिया सुदूर, प्राइमरी यूनिट मेंबरान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासती वजीर बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने बीजेपी से मुतालबा किया कि वह बताए कि उसने रियासत तेलंगाना के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गुज़िश्ता इंतखाबात में जो वादे किए हैं उन पर एक एक करके अमल किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसानों को बोनस दिया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तेलंगाना रियासत की तश्कील का मजाक उड़ाया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी रियासत में एक भी प्रोजेक्ट नहीं लाई है। उन्होंने आवाम से अपील की कि पार्लियामेंट के इंतखाबात में ऐसी पार्टी को सख्ती के साथ सबक सिखाया जाए। ఇలా తెలంగాణ ఏర్పడి 10 ఏళ్ళు అయితే తెలంగాణకు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏదైనా ఒక విద్యా సంస్థ, ఒక వైద్య సంస్థ, ఒక ఉద్యోగాల కల్పనకు పరిశ్రమ తెచ్చిందంటే చూపెట్టండి. అది కాక ఏదైనా విభజన హామీ ఇచ్చిందా అది చెప్పినాక ఓట్లు అడిగే నైతిక హక్కు ఉన్నది ఈ రాష్ట్రంలో తప్ప మీరు ఊరికైనా రాజకీయపరమైన చేసి భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ దర్శకం ఆఖరికి ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యుడు హిందుత్వానికి సంబంధించి ఆనాడు హిందుగాలు బంధుగాలు అన్నాడు. ఇవాళ ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం, ప్రసాద్ స్కీమ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఉన్నది. ఆర్టీఐ కింద మీరు కూడా అప్లై చేసి తీసుకోవచ్చు. నా డాక్యుమెంట్ని అందరికి మేము పంపిణీ చేస్తాం. వేములవాడ, కొండగట్టు, ధర్మపురి, కాళేశ్వరం ఇన్ని టెంపుల్ని ఒక్క రూపాయినా తీసుకురావాలి కదా. ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకురానంటే భక్తుడు నేను భక్తుడు అని చెప్పుకుంటే వెళ్ళాము. ఊరికైనా మాటలకు ఓట్ల కొరకు వాడుకుంటే నడవది. రాముడు నిన్న కూడా మేము శ్రీరాముని చాలా ఘనంగా నిర్వహించడం. ఎంత ఎండ ఉన్నా దాదాపు నియోజకవర్గాల 10-12 దేవాలయాలలో కళ్యాణాల నిర్ణయం. మేము రామునికి సంబంధించి బరాబరు కొలుస్తాం. వీఆర్ భక్త ఆఫ్ రామ. బట్ రాముని జన్మ గురించి ప్రస్తావించిన ఆయన మన పార్లమెంట్ సభ్యుడు. జన్మ గురించి మేము ఎవరో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాట్లాడాలి చెప్పినాం. ఆ రోజు కూడా ఎవరైనా మాట్లాడుంటే దేని శిక్షగా సిద్ధం. ఊరికైనా రాజకీయం చేయడానికి జన్మ గురించి మీరే మాట్లాడతారు, ఆయనకు సంబంధించి ఓట్ల గురించి మీరే మాట్లాడతారు. రాముడు అందరి వారు. రామునికి సంబంధించిన విషయం లోపల మీకు 10 ఏళ్లలో నిజంగా ఏమైనా పని చేసి ఉంటే నరేంద్ర ఫోటో మీద ఓటాడుకోండి. కానీ రాముడి పేరు మీద రాముని రాజకీయాలకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయొద్దని శ్రీరామ జన్మ కళ్యాణం తర్వాత వెంటనే శ్రీరామనవమి తర్వాత తెల్లారి కూడా ఈ మాట మేము చెప్తా ఉన్నాం. శ్రీరాముని అందరం పూజిస్తాం. భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక బ్రాండ్ కాదు. ఆ రాముని కూడా ఓట్ల రూపంలో మార్చుకొని రాముని యొక్క గౌరవాన్ని, రాముని యొక్క చరిత్రను, రాముని యొక్క పవిత్రతను దిగజారుతుందని కోరుతా ఉన్నాం. విభజన హామీలు కావచ్చు, 15,000 రూపాయలు కావచ్చు. ఈరోజు ఇట్లా రాముడు ఫోటో పెట్టి, పెద్ద ఫోటో పెట్టి, వాళ్ళ ఫోటో పెట్టి ఓట్లాడుకోవడం కాదు. నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీరు మీ నరేంద్ర మోడీ ఫోటో పెట్టండి. ఏది రాముడు బాణం వేస్తే పక్కన నేను ఫోటో ఓటు అడుగుతాను. మానం ఉండాలి కదా. ఇది అడుగుతానేమో ప్రశ్న. ఎందుకు రాముని పేరు మీద? రాముడు మన ముఖమా? ఈరోజు పెద్ద దీనికి ఇంటిని వస్తారు దీన్ని పట్టుకొని. ఇదేం పద్ధతి? రాముడు బాణం వేస్తాడు, వీళ్ళకు ఓట్లు వాడాలి. అరే ప్రధానమంత్రి 10 ఏళ్ళు చేసిన మగవాడు గొప్పోడైతే ప్రధానమంత్రి పేరు మీద అడగండి. ఈ తెలంగాణకి ఇది చేసినాం, తెలంగాణకి విద్యా సంస్థ తెచ్చినాం, తెలంగాణకి విభజన హామీ తెచ్చినాం చెప్పి అడిగే ధైర్యం ఏం లేకుండా రాజకీయపరమైన ఆరోపణలు చేస్తే కాదు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस लीडर मुत्कुपल्ली नरसुम्लू की जानिब से मादिगास को पार्लियामेंट के इंतखाबात में 2 सीटें अलॉट करने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में मादिगास के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने आज जुमेरात को बेगमपेट के लीना नगर में वाक़ अपने घर पर धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कहा कि मंदा कृष्णा मादिगा की बातों में
कोई गलती नहीं है। मंदा कृष्णा मादिगा ने हमारे तबके के साथ होने वाली नाइंसाफियों का मुनासिब जवाब दिया है। मुत्कुपल्ली नरसिम्लू ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने माजी में कई वज़राए आला देखे हैं और ऐसी नाइंसाफ़ी कभी नहीं देखी थी। वाज़ेह हो कि मंदा कृष्णा मादिगा ने भी माजी में कांग्रेस पार्टी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। రాజశేఖర్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా చూసినాడు, విజయభాస్కర్ రెడ్డి నాయకత్వంలో కూడా చూసినాడు. ఒకవేళ రెడ్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి రాజశేఖర్ గారు కానీ, విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు కానీ, చెన్నారెడ్డి గారు కానీ, మరి అదేవిధంగా ఎన్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు కానీ, వాళ్ళ దగ్గర కూడా నేను చూశాను. సమన్యాయం చేయకపోయినా ఎంతో కొంత న్యాయం జరిగింది. పార్లమెంట్ ఏమో నువ్వు చేసింది ఏముంది, ఇప్పుడేం చేస్తావు మరి, రేపు ఇవ్వకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది అసెంబ్లీ సీట్లు. ఆల్రెడీ మా వాళ్ళకి ఈసారి बीआरएस सरबराह और साबिक सीएम केसीआर ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें जारी करदा नोटिस का आज जुमेरात को जवाब दिया। उन्होंने वजाहत के लिए मजीद एक हफ्ते का वक्त मांगा। वाज़ेह हो कि इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में सिलसिला इजलास में कांग्रेस और रेवंत रेड्डी के खिलाफ किए गए रिमार्क्स के लिए केसीआर के नाम नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया था कि जुमेरात की सुबह 11 बजे से पहले इन तबसरों की वजाहत दी जाए। केसीआर ने इस पर एक हफ्ते की मोहलत मांगी है। साबिक वजीर व सूर्यापेट से बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने कहा कि वो आवाम के लिए काम करने वाले कारकुन और दिलेर लीडर हैं जो आवाम की खातिर कई बार जेल भी जा चुके हैं। उन्होंने पार्टी कायदीन के हमरा नलगुंडा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोमटी रेड्डी बरादरान को उन पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। ये दोनों ब्रोकर के नाम से जाने जाते हैं। जगदीश रेड्डी ने कोमटी बरादरान को ये कहकर चैलेंज किया कि चलो मीडिया को लेकर अपने गांव और हमारे गांव चलते हैं, वहां सब कुछ साफ हो जाएगा। నల్గొండలో నాకెట్పల్లి హైవే మీద రాస్తా రోకో చేసి 20 కిలోమీటర్లు ట్రాఫిక్ జామ్ చేసి అన్నాడు పోయిన జైలు. కార్యకర్తల తరఫున నేనే పోయిన జైలుకి. అడుగు తెలంగాణ ద్రోహి లగడపడినటోడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తను కారు మీదకి ఎక్కించి కాలు ఇరగొట్టి చేస్తే మా కార్యకర్తలు వాడు ఆఫీస్ మీద దాడి చేసిన దాంట్లో ఆ కేసు నేను వేసుకొని జైలు పోయాను. నాకు అలవాటి. కానీ మీరు దొంగలు, మీరు ఎప్పటికైనా ఒక రోజుకి మీరు చేసిన దొంగతనాలకు జైలు పోతారు. వ్యాపార సంస్థల నుంచి బ్యాంకుల నుంచి లోన్లు తెచ్చి ఏదైతే 100 కోట్లు మాయ అని చెప్పేసి అని పౌడర్లు వేసుకొని తిరుగుతున్నారో ఎప్పటికైనా మీరు ప్రజల సొమ్ము తిన్న కేసుల్లో జైలు పోయేది మీరు మాత్రమే. వాడు అంటున్నాడు దిక్కు 20,000 కోట్లు తీసుకొని మమ్మల్ని మోసం చేసిపోయింది మీ సంగతి చెప్తాను అంటున్నట్టు వాళ్ళు కూడా. మోసగాళ్ళు మీరు కాబట్టి 420లో మీరు పోతారు. ప్రజల కొరకు నేను పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. ఇక ఆస్తుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఇది నవ్వుకుంటారు జనం. నేను సిబిఐలు అడుగుతలే, లేకపోతే సిఐడీలు అడుగుతలే, నేను సిట్టింగ్ జడ్జిలు అడుగుతలే. సింపుల్గా నేను నల్గొండ రిపోర్టర్ మిత్రులనే అడుగుతున్నా, మీడియా మిత్రులు, వీడియో కెమెరాల మిత్రులనే అడుగుతున్నా. వెళ్ళండి ఒకసారి మా ఊరికి వెళ్ళండి, నా మూలాలు తీసుకోండి. నేనేమున్నా గతంలో మా చరిత్ర ఏంది, మా కుటుంబ చరిత్ర ఏంది, ప్రజల కొరకు ఎట్లా త్యాగం చేసినాం, మాకున్న భూములు ఏంది, ఆస్తులు ఏంది, నేను పుట్టి పెరిగింది ఎక్కడ, వీళ్ళింటికి వెళ్ళండి, వీళ్ళూరికి కూడా వెళ్ళండి, వీళ్ళయ్యా వీళ్ళ తాతాల మూలాలు కూడా తీయండి. వీళ్ళట ఆగర్భ శ్రీమంతుడట, పుట్టడమే బంగ్లాలో పుట్టినరట, పుట్టేటప్పుడే బంగారు బట్టలు వేసుకొని పుట్టినరట. సిగ్గుండాలు మాట్లాడడానికి మీ బతుకులేందో ఎవడి తెలియదురా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా ఇవాళ రాజకీయాలు అమ్మి నల్గొండ జిల్లాను అమ్మి నల్గొండ జిల్లా ప్రజలు ఫ్లోరోసిస్ బారిన పడేసి ఆ నీళ్ళను ఆంధ్రప్రదేశ్కి అమ్మేసినందుకు రాజశేఖర రెడ్డి మీకు ఇచ్చిన భిక్షతోని నల్గొండ జిల్లా రైతుల రక్తం దాగి నల్గొండ జిల్లా ప్రజల మూలిగలు వీల్చి సంపాదించిన వెధవలు మీరు మాట్లాడతారా నా గురించి? నేను అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని మిత్రులారా, వెళ్ళి తీసుకొని రండి. నేను ఎక్కర్లేదు, వాళ్ళెక్కర్లేదు, ఊళ్ళో పోయి తీసుకోండి. నాకు ఇప్పుడు కూడా పర్సనలైజ్ చేసుకోవడం మాట్లాడడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి చేసుకోలేను నేను నా జీవితంలో. నాకు అవసరం లేదు అటువంటి అన్న భావంతో ఉన్నాను నేను 25 ఏళ్ళుగా. అయినా పదే గోబెల్స్ సిగ్గుపడతాడు, మిమ్మల్ని చూసి గోబెల్స్ సిగ్గుపడతాడు. అరే ఇటువంటి వాటిని కూడా నిజాలుగా ప్రజలను ఒప్పియొచ్చా? ఇక్కడ అబద్ధాన్ని నిజం చేయడానికి ప్రయత్నం చేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ప్రపంచంలో గోబెల్స్. అందుకే మనం గోబెల్స్ ప్రచారం అంటాం. కానీ వీళ్ళు గోబెల్సే బాధపడేటట్టు గోబెల్స్ రికార్డును బద్దలు కొట్టిన వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు. ఎవరిని తిడుతురో వాని కళ్ళు ముక్కేటోళ్ళు మీరు. నేను ఉద్యమకారుణ్ణి, నాకు రాజీ ఉండదు, తల ఉంచేది ఉండదు, తల తెగినా సరే
మీలాగా ఏ పూట కా పూట महकमा वाटर वर्क्स की जानिब से शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ रास्तों पर मौसम गर्मा के पेश नज़र पीने के पानी के लिए आबदार खानों का इंतज़ाम किया गया है ताकि राहगीरों को पीने का ठंडा पानी सरबराह किया जा सके। जगह जगह नस्ब किए गए इन आबदार खानों से कई अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। शहर हैदराबाद की मशहूर मारूफ दरगाह हजरत यूसुफियन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में रोज़ाना सैकड़ों ज़ायरीन बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हाज़िरी देते हैं। मौसम गर्मा के पेश नज़र ज़ायरीन की सहूलत के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए रियासती स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से दरगाह शरीफ के अंदरूनी सहन में धूप से बचने के लिए हरी जाली नस्ब करवाई है, जिससे ज़ायरीन को काफ़ी राहत हो रही है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU की तुलबा यूनियनों के दरमियान कल रात तसादुम का वाक़या पेश आया, जिसमें बाज़ तुलबा ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक ABVP के कारकुनों ने हॉस्टल में मुक़ीम तुलबा के रूम्स में ज़बरदस्ती दाखिल होकर हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद ABVP और SFI तंजीमों के कारकुनों के दरमियान तसादुम हो गया। ABVP के हमले में बाज़ तुलबा ज़ख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँच गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 2 रोज़ क़ब्ल पेश आए कत्ल केस को पुलिस ने हल करते हुए 5 अफराद बशमूल एक नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि 1 रोज़ क़ब्ल असद बाबा नगर मूसा नदी में चंद दोस्तों के दरमियान शराब पीने के दौरान मामूली बात पर झगड़ा हो गया था। झगड़े में एक 23 साला मोहम्मद खलील का उसके ही दोस्तों ने मर्डर कर दिया। मुतवफ़ी खलील के भाई की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात के दौरान 5 अफराद बशमूल एक नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया। इस सिलसिले में DCP साउथ जोन साई चैतन्या ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। सबको आदाब। आज बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन फलकनुमा डिवीज़न में एक क्राइम नंबर 102/24 302, 147, 148, 341 और आर्म्स एक्ट का सेक्शन जो अक्यूज्ड है उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे थे। क्राइम नंबर 102/2024 जो है हम लोग कंप्लेंट जो कदीर बोल के परसों रात को 15-16 नाइट को लेट नाइट को इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक आदमी कलील बोल के उनका डेथ हुआ था, जिस A1 अक्यूज A1 to A5 सभी मिलकर और एक बॉय के साथ उसको वो मारा था। ये जमजम होटल बहादुरपुरा पे हुआ था। असल इशू यह है 15 तारीख शाम को ये स्टार्ट हुआ था। छोटी सी इशू में सभी साथ में रहते थे, आपस में दोस्त थे। तो कलील और अज्जू दोनों बैठ के मूसी नदी के पास बैठ के दारू पी रहे थे। उसमें थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, बहसनबाजी हो गया छोटे इशू में। उसके बाद वहाँ से थोड़ा वहाँ से लोग आके आसपास लोग आके उन लोग को वहाँ से भगा दिया था। तो फ़कीर बस्ती में वाटर टैंकी के पास फिर सभी लोग इकट्ठा होके झगड़ा हुआ था, जो इसमें अक्यूज अज्जू के साथ उनका बड़ा भाई अड्डू, शोएब और फारूक भी शामिल थे। ये चारों लोग आके या इसको कलील को मार रहे थे और थोड़ा कलील का भी रिलेटिव्स आया। इतने लोकल पीपल भी आके इन लोग को सेपरेट करने की कोशिश किया। इतने में पुलिस का इन्फॉर्मेशन आया और जैसे पुलिस के अमीर लोग सेट करना है और बुज़ुर्गों और जितना भी एल्डर्स है सभी को हमारा रिक्वेस्ट है, लोगों पे छोटी छोटी चीज़ों पे फाइटिंग माने लड़ाई झगड़ा करने के लिए आप लोग काउंसिल कर लीजिए नहीं करने का, और जितना हो सकते उतना पीसफुल तरीके में सेटल करने के लिए, और कानूनी की रूट है उनके बारे में उन लोग को भी समझा दीजिए, ताकि आप हमारा हैदराबाद को क्राइम फ्री सोसाइटी होने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। और इसमें सबका ताउन चाहिए, स्पेसिफिकली बुजुर्ग हैं और लोकल जो आम जनता उनका सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। थैंक यू। साबिक मरकजी वजीर और रियासत कर्नाटक में हल्का लोकसभा बीदर से बीजेपी उम्मीदवार भगवंत खुबा ने आज अपने हामियों के साथ पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। उन्होंने बीजेपी के आला कायदीन और कारकुनान के हमरा एक जुलूस की शक्ल में बीदर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर गोविंद रेड्डी के पास अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर अराकीन असेंबली शरणू सलगर, सिद्धू पाटिल, डॉक्टर शैलेंद्र और दीगर मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए नामजदगियों का अमल शुरू, तमाम इंतजामात मुकम्मल। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोट डालने के लिए शहरी का नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी, इलेक्शन कोड की खिलाफवर्जी पर होगी कार्रवाई। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का बयान। मजलिस पार्टी एमपी उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी की हल्के असेंबली कारवान में इंतखाबी मुहिम। गोलकुंडा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर की आवाम से मुलाकात। 13 मई को पतंग के निशान को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील। किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद हल्के समेत तेलंगाना में किए गए तरक्याती इक़दामात पर पेश किया रिपोर्ट कार्ड। पिंगली वेंकटराम रेड्डी हॉल में मुनक़िदा तकरीब से किया खिताब। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर दारुल शिफा से उस्मानिया हॉस्पिटल तक मुनक़्क़िद किया गया हेरिटेज वॉक। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोस ने दीगर उहदेदारों के साथ की शिरकत। बीआरएस सरबराह केसीआर ने इलेक्शन कमीशन की नोटिस का दिया जवाब। वजाहत के लिए मांगा मजीद 1 हफ्ते का वक्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।